कभी सोचा है कि एक कंपनी, हाँ एक ट्रेडिंग कंपनी, पूरी की पूरी सल्तनत पर कब्जा कर ले? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, पर यह सच है। ये हकीकत है प्लासी के युद्ध की। और ये कहानी देखिए सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये तो इतिहास के सबसे बड़े, सबसे शातिर धोखे की कहानी है। तो जरा मैदान का नजारा देखिए। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ 3000 सैनिक और महज 8 तोपें। और उनके सामने कौन था? बंगाल के नवाब की एक विशाल सेना, पूरे 50,000 सैनिक और 53 तोपें। मतलब कागज पर तो यह कोई मुकाबला था ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? इतनी छोटी सी सेना ने इतनी बड़ी ताकत को धूल चटाक कैसे दी? इसका जवाब असल में जंग के मैदान में था ही नहीं, वो तो कहीं और ही छुपा हुआ था। इस पूरी अविश्वसनीय जीत की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। 18वीं शताब्दी के बंगाल में, एक ऐसा दौर जहां हवा में बारूद और साजिश दोनों की गंध घुली हुई थी। साल था 1756। बंगाल की गद्दी पर एक 23 साल का नौजवान बैठा, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अब ये जो नया नवाब था ना, वो अपने पहले के शासकों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में यूरोपीय ताकतों के लिए गहरा शक था। वो अच्छी तरह समझता था कि ये लोग सिर्फ व्यापारी नहीं हैं। और उसका शक बहुत जल्द हकीकत में बदल गया। जब नवाब ने अंग्रेजों को किलेबंदी रोकने का हुक्म दिया, तो उन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया। ये तो एक तरह से खुली बगावत थी। इसके जवाब में नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। बस फिर क्या था? इसी का बदला लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना के साथ बंगाल आ पहुंचा। और यहीं से कहानी एक बहुत ही स्याह मोड़ लेती है, क्योंकि प्लासी की लड़ाई हथियारों से मैदान में नहीं लड़ी गई। ये तो बंद दरवाजों के पीछे कानाफूसियों और सौदेबाजी से जीती गई थी। देखिए, सिराजुद्दौला से उसके अपने ही लोग खुश नहीं थे। उसके दरबारी उसे एक गर्म मिजाज और जालिम शासक मानते थे। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि नवाब कभी भी उनकी दौलत और उनकी ताकत छीन सकता है। और बस इसी डर ने क्लाइव की साजिश के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी। अब इस साजिश के जो मेन खिलाड़ी थे, वो कोई और नहीं बल्कि नवाब के अपने ही लोग थे। सबसे पहले मीर जाफर, नवाब का सेनापति। सोचिए, सेना का कमांडर इन चीफ। फिर था राय दुर्लभ, एक और टॉप जनरल। इनके साथ थे जगत सेठ, जो बंगाल के सबसे पावरफुल बैंकर थे, वो लोग जो सल्तनत को पैसा देते थे। और हाँ, एक था ओमी चंद, एक बहुत ही लालची सौदागर। इन सब ने मिलकर अपने ही बादशाह की पीठ में छुरा घोंपने का पूरा प्लान बना लिया था। लेकिन इस साजिश में एक छोटा सा पेंच था। वो जो लालची सौदागर था, ओमी चंद, उसने चुप रहने के लिए एक बहुत बड़ी रकम की मांग कर दी। अब यहीं पर क्लाइव ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने 2 संधियां बनवाई, एक असली जो सफेद कागज पर थी और एक नकली जो लाल कागज पर तैयार की गई। ये नकली संधि सिर्फ ओमी चंद को धोखा देने के लिए थी। मजे की बात तो ये है कि सालों बाद जब ब्रिटिश संसद में क्लाइव से इस धोखे के बारे में पूछा गया, तो उसने बड़ी बेशर्मी से इसे सही ठहराया। उसने कहा, मैंने इन लोगों की जान बचाने और कामयाबी हासिल करने के लिए एक चाल चलने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इतने बड़े बदमाश को धोखा देना मेरे हिसाब से सच्ची नीति और न्याय का ही काम था। तो इस पूरी साजिश में दांव पर आखिर लगा क्या था? बंगाल की पूरी सल्तनत की दौलत। जो गुप्त संधि हुई थी, उसमें अंग्रेजों को 27,50,000 पाउंड देने का वादा किया गया था। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये रकम 400 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा बनती है। और फिर वो दिन आ ही गया, 23 जून 1757। मंच पूरी तरह से सज चुका था, लेकिन ये कोई जंग नहीं होने वाली थी। ये तो धोखे का एक लाइव परफॉर्मेंस होने वाला था। कहां नवाब की 50,000 की फौज और कहां सिर्फ 3,000 अंग्रेज सैनिक। जीतना तो नामुमकिन ही लग रहा था, लेकिन क्लाइव को पता था उसकी असली ताकत उसके सैनिक नहीं, बल्कि वो गद्दार थे जो नवाब की ही सेना में खड़े थे। पूरी लड़ाई का पासा सिर्फ 4 घटनाओं ने पलट दिया। एक तो अचानक आई तेज बारिश, फिर एक वफादार जनरल की मौत, तीसरा नवाब का मैदान छोड़कर भाग जाना, और चौथा धोखे का सबके सामने आ जाना। हुआ ये कि लड़ाई के बीच में ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। इस मूसलाधार बारिश ने नवाब के बारूद को गीला करके एकदम बेकार कर दिया। लेकिन अंग्रेज चालाक थे, उन्होंने तिरपाल से अपने बारूद को ढककर बचा लिया।
और इसी अफरा तफरी के बीच नवाब का सबसे वफादार जनरल मीर मदन खां हिम्मत से आगे बढ़ा और अंग्रेजी तोप का एक गोला लगने से मारा गया। अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को इस तरह मरता देख सिराजुद्दौला एकदम टूट गया। अब वो घबरा गया और घबराहट में मदद मांगने किसके पास गया? उसी आदमी के पास जिस पर उसे भरोसा था, मीर जाफर। और मीर जाफर तो बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने नवाब को सलाह दी कि मैदान छोड़कर भाग जाओ, और बस नवाब उसकी बातों में आ गया। उसने अपनी पूरी सेना को बिना किसी लीडर के मैदान में अकेला छोड़ दिया और भाग गया। अब जैसे ही अंग्रेज आगे बढ़े, नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 3/4, जो मीर जाफर और दूसरे साजिशकर्ताओं के कंट्रोल में था, वो अपनी जगह पर बस खड़ा का खड़ा रह गया। उन लोगों ने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। ये कोई फौजी जीत थी ही नहीं, ये तो एक तख्ता पलट था जो अब पूरा हो चुका था। बस एक दिन, और उस एक दिन में सब कुछ बदल गया। इस एक लड़ाई ने एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी को शासक बना दिया और हिंदुस्तान में एक नए साम्राज्य की नींव डाल दी। ये जो सत्ता का बदलाव था, ये बहुत ही हैरान करने वाला था। देखिए, प्लासी से पहले बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला, एक आजाद नवाब, और प्लासी के बाद गद्दी पर मीर जाफर को बिठा दिया गया। वो नाम के लिए तो नवाब था, पर असल में वो अंग्रेजों के हाथ की एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं था। प्लासी की जीत कोई अंत नहीं थी, बल्कि ये तो एक बहुत ही खतरनाक शुरुआत थी। 1757 की इस एक जीत ने अगले 100 सालों के लिए भारत पर ब्रिटिश कब्जे का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। इसी जीत की बुनियाद पर कंपनी ने धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप को अपनी मुट्ठी में कर लिया।